बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है। यकीनन आप सब एबीसी के बारे में सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आज हुई। आज जिस तरह से मरीम सफदर साहिबा इस्लामाबाद पहुंची, जिस तरह से इस्लामाबाद इस वक्त शहर इक़्तिदार जो है वो सियासत का मरकज़ बना हुआ है। तमाम बड़ी पार्टीज़, छोटी पार्टीज़, उनके लीडर्स, उनके रहनुमा, उनकी क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद है। और नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी कल वीडियो लिंक के ज़रिए एबीसी से खिताब करेंगे और ये सारी डेवलपमेंट चल रही हैं। इसके बारे में यकीनन आप जानना चाहते हैं। और दूसरी जो एक और आज की बड़ी खबर है वो ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद ने यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में डिजिटल प्रेजेंटेशन के ज़रिए उन्होंने तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर की हैं। तमाम डाटा हमें फराहम कर दिया है कि पाकिस्तान में मसले की आग लगाने के लिए, पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ झोंकने के लिए कहां से ट्विटर अकाउंट्स चल रहे हैं, 60% ट्वीट्स कहां से हुई, किसने की, ये सारा डाटा जो है वो शेयर किया गया है। उस पर भी बात करनी है। लेकिन इस वीडियो में, क्योंकि आगे फिर एपीसी पे ही बात चलनी है 3-4 वीडियोस में, एक खबर जो पिछले 2 दिन से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका वो है बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब को अदालती पसपाई मिली है, उनको शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी दरखास्त मुस्तरद की तो मुस्तरद होने पर उन्होंने वो दरखास्त वापस ले ली। और ये खबर इसलिए भी मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि 2 दिन में आपने नहीं देखा होगा कहीं पे ये खबर, 1-2 शायद अखबारों में छपी हो, वरना आपको पता है कि मलिक रियाज साहब के मामले में मीडिया ने अपने ऊपर खुद साख्ता सेंसरशिप जो है वो आयद की हुई है। बाकी जहाँ पे मुल्की मफाद का मामला हो वहाँ पे अगर मीडिया को कहा जाए कि आप खबर ना दें तो कहते हैं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, मुल्की मफाद जाने और आप जाने, हमारा काम खबर देना है, खबर हम देंगे, वो हमारा ऐसे कोई तल्लुक नहीं है कि मुल्की मफाद इसमें है या नहीं है। लेकिन जहाँ पे मलिक रियाज साहब का मामला आता है वहाँ पे क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है, ज़ाती मफाद है, पैसे का मफाद है, माली मफाद है, वहाँ पे चैनल्स अपने ऊपर सेंसरशिप आयद कर लेते हैं और फिर इस खबर को ना तो चलाया जाता है ना इसको छापा जाता है। 3 रुकनी ये बैंक था जस्टिस फैसल अरब साहब की क़यादत में, उनके साथ जस्टिस जाजुल एहसन साहब मौजूद थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे। ये वो बेंच है जो अमल दरामद बेंच था। जब बहरिया टाउन का फैसला आया उसके बाद एक अमल दरामद बेंच बना। उस अमल दरामद बेंच में तो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब थे और अजमत सईद शेख साहब के साथ फैसल अरब साहब और मुनीब अख्तर साहब थे। लेकिन अजमत सईद शेख साहब की रिटायरमेंट के बाद तीसरे जो जज शामिल हुए इसमें वो जाजुल एहसन साहब हैं। इसमें मामला ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मार्च 2019 में कि मलिक रियाज को बहरिया टाउन कराची की ज़मीन का 460 अरब पे करना होगा। उसके लिए पूरा एक टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई थी। 2.5 अरब हर महीने उन्होंने किस्त देनी थी। किसने वो दे रहे हैं, जो एडवांस उन्होंने देना था वो भी दिया उन्होंने। लेकिन अब अली ज़फ़र एडवोकेट साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो पेश हुए मलिक रियाज साहब को और बहरिया टाउन की जानिब से, और उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि क्योंकि कोविड आ गया है, बहुत हमें नुकसान हो गया है, बहुत लॉस हुआ है, मुईशत को बहुत धचका लगा है, तो हम ये पैसे उस तरह से पे नहीं कर सकते जैसे वो हमने कमिटमेंट की थी, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए और किस्त जो है वो कम कर दी जाए। जैसे ही वो इससे पहले कि वो अपनी सदा करते, क्योंकि जजेस फाइल पढ़ कर आए हुए थे, तो इजाज़ुल एहसन साहब ने आते ही ये कहा, जैसे ही जजेस बैठे, इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि अली ज़फ़र साहब आप जो दरख्वास्त हमारे पास लेके आए हैं, हमारा मैंडेट ही नहीं है कि अब हम इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि हम एक अमल दरामद बेंच बनाया गया था। उस अमल दरामद बेंच ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट किया, उस पर अमल दरामद किया और आपको 460 अरब रुपये जो हैं वो तय हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई। अब हम इस मामले में नहीं जा सकते क्योंकि अब हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। इस पर अली ज़फ़र एडवोकेट साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं, यही बेंच था जिसने ये चीज़ें सारी तय की थी। लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि हमारा अब मैंडेट नहीं रहा और अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये बहुत बुरी रवायत होगी, ये कोई अच्छी रवायत हम कायम नहीं करेंगे, इसलिए हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। फिर अली ज़फ़र साहब ने जब ये कहा कि देखें जी वो हमें बहुत नुकसान हुआ है और प्रोजेक्ट रुक गए, तो इस पर इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि पहली बात तो यह है कि ये 2.5 अरब हर महीने देना आपके लिए एक पिनट है, और दूसरी बात यह है कि आपका सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, आपके कई प्रोजेक्ट हैं। तीसरी बात यह है कि आपने ये ज़मीनें बेचकर पैसे लिए हैं और आपको अब क्या मसला है। इस पर अली ज़फ़र एडवोकेट साहब का कहना था कि हम जो किस्तें ले रहे हैं लोगों से, वो किस्तें हमें नहीं मिल रही, जिस वजह से हमें मुश्किलात आ रही हैं। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, और मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बता दूँ कि मुझे नहीं लगता कि लोग किस्तें नहीं दे रहे होंगे, वरना बहरिया टाउन किस्तें ना देने वालों के साथ जो करता है वो तो आप देखें, जो मुतासरीन के साथ ये कर रहे हैं, जो अभी लाहौर में एहतजाज हो रहा है, पहले कराची में एहतजाज हुआ, जिन्होंने अभी पोजेशन नहीं ली उनसे पोजेशन चार्जेस लिए जा रहे हैं, यूटिलिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। वो एक वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बता चुका हूँ। उन्होंने कल 20 को एहतजाज रखा हुआ था, अभी मुझे स्टेटस नहीं पता कि कल लाहौर में एहतजाज है या नहीं है, लेकिन वो बड़ा मसला चल रहा है जो इस वक्त ये बहरिया टाउन के जिन्होंने प्लाट खरीदे हुए हैं उनके साथ कर रहे हैं। तो जो 1, 2, 4 किस्तें नहीं देते, जो भी इन्होंने चीज़ें तय की हुई हैं, उनके तो प्लाट ये यहाँ मेन जगह से उठा के दूर डाल देते हैं और बड़े मसाइल होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल को इतना आसान है कि कोई इनको किस्तें ना दे रहा हो। उसके बाद इन्होंने जब ये कहा
कहा कि जी कॉन्ट्रैक्ट की तरह का ये चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता रहता है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हमने इस फैसले पर अमल दरामद करवाना है। साथ ही इजाज़ुल हसन साहब ने कहा, उन्होंने जब ये कहा, अली ज़फ़र साहब ने, उन्होंने कहा जी बैंकों ने जो है वो देखें मईशत पूरी दुनिया को मुतासिर किया, बैंकों ने भी रीशेड्यूल किए जो कर्ज़े हैं। तो इजाज़ुल हसन साहब ने कहा फिर आपको तो फ़ायदा हुआ होगा, आपके भी कर्ज़े रीशेड्यूल हुए होंगे। तो उन्होंने कहा हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि अगर बैंकों ने रीशेड्यूल किए हैं, सब ने किए होंगे, तमाम चीज़ें हुई होंगी, लेकिन हमारा जो है इसमें मैंडेट नहीं बनता और ये अदालत इस मामले को नहीं चेंज कर सकती। वो इंतज़ामी मामलात हैं, बैंकों ने रीशेड्यूल किए हैं, वो उनका मामला है। फिर उन्होंने जब एक बार लफ्ज़ डिमांड इस्तेमाल किया, इस पर मुनीब अख्तर साहब थोड़े से भरम नजर आए। उन्होंने कहा कि आप किस तरह से अदालत के सामने खड़े होकर लफ्ज़ डिमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस अदालत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप इस अदालत से डिमांड नहीं कर सकते। उसके बाद फैसल रब साहब ने कहा, उन्होंने भी यही कहा कि डिमांड जो है वो हुकूमतों से की जाती है, अदालतों से डिमांड नहीं की जाती, अदालतों से रिक्वेस्ट की जाती है। आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने हैं, आप कानून के मुताबिक बात करें, कायदे के मुताबिक बात करें। उसके बाद एक और मौके पे मुनीब अख्तर साहब ने थोड़े से सख्त रिमार्क्स दिए। जब अली ज़फ़र साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी अभी तो ये भी फैसला होना है कि ये जो 460 अरब आने हैं, ये 460 अरब वफाक के पास जाने हैं या सूबे के पास जाने हैं। इस पर दोबारा मुनीब अख्तर साहब ने कहा, उन्होंने कहा आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका इससे कोई वो नहीं है, कंसर्न नहीं है, ना ही आपका कंसर्न होना चाहिए, ना ही आपको इस पर सवाल करना चाहिए, ना ही आपको इस पर बात करनी चाहिए। आपका काम है पैसे देना, आप पैसे दें, वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये आपका मामला नहीं है। और उसके बाद दोबारा इजाज़ुल हसन साहब क्योंकि बार बार यही पॉइंट कहना चाह रहे थे कि हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, हम नहीं कर सकते। और ये एक चीज़ वाज़े तौर पर जब बताई फैसल रब साहब ने, उन्होंने कहा अगर आप पैसे नहीं दे सकते आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो फिर आपकी जो गारंटी है, जो आपने चीज़ें अटैच की हुई हैं, फिर उस तरफ हम जाएंगे, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ हम जाएंगे। और ये भी कहा अदालत ने कि हम ये भी देखेंगे अभी कि आप के साथ जो तय हुआ था कि तमाम जो आपके डिपॉजिट हैं किस्तें वो जिस अकाउंट में होंगी उसमें से 25% सुप्रीम कोर्ट के पास आता रहेगा, इस मामले को भी हम देखेंगे। तो जब अली ज़फ़र साहब को ये कहा गया कि अभी तो वैसे प्रीमेच्योर है कि अगर अभी तो आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर आप आइएगा, फिर हम देखेंगे आपका क्या करना है। तो जब उन्होंने, और जब ये अनाउंस कर दिया गया, जब फैसल रब साहब ने कह दिया कि हम आपकी ये दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं, तो फिर उन्होंने यही बेहतर समझा कानूनी तौर पर। उन्होंने कहा जी मैं ये दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ और जब इस तरह की ग्राउंड्स होंगी तो फिर दोबारा मैं इसको जो है वो दायर कर दूँगा। तो ये वो सारा मामला हुआ। मलिक रियाज साहब इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है क्योंकि एक तरफ तो 460 अरब रुपए का ये फ़ैसला हुआ और उधर से मलिक रियाज साहब के जो दामाद हैं उनको जो 6 केसेस में उन्होंने प्ली बार्गेन किया है 9.5 अरब की, अभी और भी केसेस में उनका नाम है। अभी तो वो अली रियाज मलिक साहब का भी चल रहा है, उसके हवाले से अली रियाज मलिक साहब का जो मामला है उस हवाले से एहतसाब अदालत से हमारे दोस्त फ़याज़ महमूद जो हैं वो आपको आगाह करते होते हैं, या अफजल जावेद साहब। मुझे बताया था फ़याज़ महमूद साहब ने अली रियाज का जो मामला चल रहा है, लेकिन मैंने भी उनकी वो वीडियो नहीं देखी कि वो मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। और मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो नज़र आ रहा है, जो रिमार्क्स भी पहले सामने आए वो यही थे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो 460 अरब है या अभी तक जो कोई 60 अरब के लगभग आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और जो 2.5 अरब हर महीने आने हैं, सुप्रीम कोर्ट का यही नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत ने भी ये कहा है, इमरान खान हुकूमत ने भी ये कहा है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के ज़रिए कि ये सारा पैसा कराची में खर्च होना चाहिए, सिंध में खर्च होना चाहिए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मुख्तलिफ ऑप्शन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि आया ये पैसा जो है वो कराची के किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में खर्च करना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में खर्च करना चाहिए, तालीम और सेहत पर खर्च करना चाहिए, किस ज़िले में कितने पैसे खर्च करने चाहिए। और वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सारा पैसा वफाकी हुकूमत के ज़रिए वफाकी हुकूमत खर्च करेगी। एक कमेटी बना दी जाए, उसको हेड करें कोई साबिक जो जज हों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, वो उसको हेड कर लें। लेकिन वफाकी हुकूमत दो टोक कह चुकी है कि ये पैसे सिंध हुकूमत के हाथ में ना दिए जाएँ, ये इसमें खुर्द-बुर्द होगी, इसमें करप्शन होगी, ये खर्च नहीं होंगे, ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का भी कंसर्न यही नज़र आ रहा है कि ये पैसे सिंध हुकूमत को देने की बजाय कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए, ऐसी कमेटी बनाई जाए, ऐसा कमीशन बनाया जाए, उसके ज़रिए ये पैसे खर्च हों ताकि इसमें करप्शन और लूट मार ना हो, ये वाकई सिंध में खर्च हों। एक आइडिया ये भी आया था कि सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक और हस्पताल जो है वो बनाया जाए, या जो हस्पताल पहले से हैं उनको इक्विपमेंट वाइज जो है वो ज़रा बेहतर किया जाए। तो ये भी कुछ हैं मामलात। तो देखते हैं इस हवाले से क्या सूरत हाल होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में अब वही APC और APC चलेगी, उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब काम में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।